हमसे दूर रहो। ये 3 शब्द इतने छोटे और साधारण, लेकिन जैसे सुलोचना जी के पूरे जीवन की ममता, त्याग और उम्मीदों को तहस-नहस कर गए। काफी देर तक वह बस स्क्रीन को घूरती रहीं, जैसे यह कोई भयंकर सपना हो जिसका नींद से जागकर भी सामना करना पड़े। धीरे से उन्होंने जवाब लिखा, ठीक है। यह 3 अक्षर मात्र थे, पर उनके भीतर कई वर्षों का दर्द, झुकाव और प्यार समेटे हुए थे। फिर उन्होंने ठान लिया, अब उनके जीवन में ममता का दायित्व केवल सहारा और समर्थन नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान का भी हिस्सा होगा। सुलोचना ने बेटी और दामाद के नए घर की ईएमआई रोक दी। 5 घंटे भी न बीते थे कि फोन की घंटियां बार बार बजीं। 30 मिस्ड कॉल्स, हर बार स्क्रीन पर सनाया और सौरभ का नाम चमकता, और साथ में अनकहे गुस्से और दबाव की गूंज आती। पर सुलोचना जी अब उस डर और वेदना को झेलने वाली नहीं थीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वही आंसू अब निर्णय और हिम्मत के थे। पुराने शहर की एक तंग गली के अंत में खड़ा था सुलोचना जी का पुश्तैनी मकान। दीवारों पर समय की सीलन साफ झलकती थी, लेकिन भीतर रहने वाली स्त्री उतनी ही गरिमामयी और आत्मनिर्भर थी। सुलोचना जी एक रिटायर्ड प्रिंसिपल थीं। जीवन भर उन्होंने अपने विद्यार्थियों को न सिर्फ पढ़ाया, बल्कि संस्कार भी दिए। उनकी आवाज में आज भी वही दृढ़ता थी और चेहरे पर वही तेज, मानो उम्र ने उनके शरीर को झुका दिया हो, मगर आत्मा को नहीं। लेकिन इस तेज के पीछे एक अकेलापन भी छिपा था। पति राजेश जी वर्षों पहले ही दुनिया छोड़ गए थे। अब उनका संसार केवल एक नाम पर आकर ठहर गया था, सनाया। वही इकलौती बेटी, वही उनकी सांसों का सहारा। सुलोचना जी को अच्छी खासी पेंशन मिलती थी। सुलोचना जी ने अपनी जरूरतों को छोटा कर दिया और बेटी की ख्वाहिशों को पूरा करने में लगी थीं। मेरे लिए कुछ कपड़े और एक छोटा सा मकान ही काफी है, पर मेरी बेटी और उसके बच्चों को कोई कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। बस यही सोच उन्हें जीने की ताकत देती थी। जब जब सुलोचना जी बेटी के घर पहुंचती, दरवाजा खुलते ही उनकी नजर सबसे पहले 2 नन्ही जानों पर पड़ती, आरव और आन्या। दोनों दौड़ते हुए, चीखते चिल्लाते उनकी गोद में समा जाते। आरव उनकी साड़ी का पल्लू पकड़कर घोड़ा घोड़ा खेलना चाहता, तो आन्या उनकी गोदी में चढ़कर बालों में छोटी बनाने की जिद करती। कभी उनकी ऐनक उतार लेते, कभी उनका बैग खंगालते, मानो नानी के आने से पूरा घर किसी मेले में बदल जाता हो। बच्चों की खिलखिलाहट में सुलोचना जी की थकान खो जाती। उनकी आंखों में चमक आ जाती और होठों पर मुस्कान ठहर जाती। वे मन ही मन सोचतीं, इन मासूम चेहरों की मुस्कान के लिए तो मैं दुनिया की हर मुश्किल झेल सकती हूँ। रात को अक्सर वह अपने पुराने लकड़ी के पलंग पर बैठकर अपनी डायरी में लिखतीं, जीवन का सुख इस बात में नहीं कि हम कितना बचाते हैं, बल्कि इस बात में है कि अपने बच्चों को कितना दे पाते हैं। उनकी हर धड़कन, हर सांस, हर कोशिश अब सनाया और उसके परिवार के नाम थी। सुलोचना जी का जीवन मानो अपनी बेटी की परछाई बन गया था। वह हर सुबह जब अपनी पुरानी अलमारी के दराज खोलती, तो वहां उन्हें खुद के लिए कम और बेटी नाती नातिन के लिए ज्यादा सामान मिलता। सनाया की शादी के बाद जब किराए के मकान में तंगी महसूस हुई, तो सुलोचना ने बिना एक पल सोचे अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अपनी सारी जमा पूंजी, जेवर और रिटायरमेंट फंड से 50 लाख की डाउन पेमेंट कर दी। कम से कम मेरी बेटी और उसके बच्चों का सिर पर पक्का छत तो होना चाहिए। यही सोच उन्हें चैन देती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस फ्लैट की 50 लाख के लोन की ईएमआई हर महीने समय पर भरना उनका ही कर्तव्य बन गया। अपनी पेंशन का अधिकांश हिस्सा वहीं चला जाता। जो थोड़ी बहुत बचत थी, वह मैं रोजमर्रा की जरूरत में खर्च हो जाती थी। धीरे धीरे सुलोचना जी खर्च के इस बोझ तले दबती गई। और इतना ही नहीं, आरव और आन्या की स्कूल फीस, उनकी किताबें, नए कपड़े, त्योहारों के तोहफे, सब कुछ सुलोचना जी की जेब से ही निकलता। जब कभी बच्चा बीमार पड़ता, तो रात दिन अस्पताल के चक्कर लगाती और बिल चुकाने में भी वही आगे खड़ी मिलती। स्नाया को यह सब किसी त्याग या उपकार की तरह कभी महसूस नहीं हुआ। उसके लिए यह माँ का फर्ज था। जब भी सुलोचना हल्के से थकान का जिक्र करती, सनाया मुस्कुराकर कह देती, माँ, आपको और कहाँ खर्चा करना है, हमारे लिए ही तो आप जीती हैं।
यह वाक्य सुलोचना के दिल में कहीं चुभ जाता, मगर वह चुप रह जाती, क्योंकि उनके लिए बेटी का सुख ही उनकी सांसों का आधार था। उस शाम सुलोचना जी थोड़ी देर के लिए बेटी के घर गई थीं। मन में कई दिन से उमड़ता घुमड़ता विचार था, आज कह देना है। दरवाजे पर आरव और आन्या ने फिर उनकी गोद में छलांग लगाई, पर उनके चेहरे पर मुस्कान के पीछे एक गहरी थकान छिपी हुई थी। बैठक में बैठते ही उन्होंने धीमी आवाज में कहा, सनाया, सौरभ, अब मैं तुम्हारी ईएमआई नहीं भर सकती। मेरी भी अपनी जरूरतें हैं। मैं उम्र के इस पड़ाव पर पहुंची हूं जहां दवा दारू और अपने घर की मरम्मत ज्यादा जरूरी है, अब और नहीं। शब्द जितने कोमल थे, असर उतना ही तेज पड़ा। सनाया का चेहरा तमतमा गया। उसने मेज पर रखा कप झटके से हटाया और तेज स्वर में बोली, क्या मतलब है आपका माँ? इतने साल से तो आप भरती आ रही हैं, अब अचानक बोझ लगने लगा हम पर। सौरभ ने भी चुप्पी तोड़ी। माँ जी, हमें तो उम्मीद थी कि जब तक लोन खत्म न हो आप हमारी मदद करती रहेंगी। आखिर आपके पास और कोई जिम्मेदारी भी तो नहीं है। सुलोचना ने संयत स्वर में समझाने की कोशिश की। बेटा, वादा तो तुम ही लोगों ने किया था कि 1 साल बाद ईएमआई तुम खुद संभाल लोगे। मैंने जितना हो सका किया। अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। यह पहला मौका नहीं था जब सुलोचना और सनाया के बीच पैसों को लेकर तनातनी हुई हो। पहले भी कई बार घर के छोटे बड़े खर्चों पर बात बिगड़ चुकी थी। एक दिन जब बच्चों की नई स्कूल ड्रेस और किताबों का बिल आया, तो सनाया ने सीधा माँ के सामने रख दिया। माँ, ये 12,000 रुपये भर दीजिए। सुलोचना ने हल्की हिचकिचाहट से कहा, बेटी, इस महीने मेरी पेंशन में से आधा तो ईएमआई में चला गया, अब दवा और बिजली पानी का बिल भी बाकी है। सनाया झुंझलाकर बोली, तो क्या बच्चों की पढ़ाई रुकवा दूं? आपको और कहाँ जरूरत है पैसों की? जब अपने नाती नातिन पर भी खर्च नहीं करोगी, तो क्या करोगी इस पैसे का? उस पल सुलोचना का गला सूख गया, पर उसने चुपचाप पैसे निकालकर दे दिए। कुछ दिन बाद आन्या का जन्मदिन था। सौरभ ने अपने घर में पार्टी करने की और दोस्तों को बुलाने की योजना बनाई, और घर की सजावट, खान पान, सबका खर्च सीधे सुलोचना जी के हवाले कर दिया। जब उन्होंने कहा, बेटा, ये तुम्हारे घर का उत्सव है, इसमें तुम्हें भी थोड़ा खर्च उठाना चाहिए, तो सनाया ने तीखे स्वर में जवाब दिया, माँ, आप हर जगह गिनाने क्यों लगती हैं? ये घर भी तो आपके पैसों से ही बना है, तो खर्च करना आपका ही फर्ज है। कुछ दिन बाद आरव फिर से बीमार पड़ा। डॉक्टर ने बड़ी दवाइयां लिखीं। जब सुलोचना ने सुझाव दिया कि सरकारी अस्पताल से इलाज कराए ताकि खर्च कम हो, तो सनाया आग बबूला हो गई। माँ, आपको तो बस बचत करनी आती है। हमारे बच्चे किसी सरकारी लाइन में खड़े नहीं होंगे। आपको दवा का खर्च उठाना है तो उठाइए, वरना हमें शर्मिंदा मत कीजिए। ये छोटी छोटी घटनाएं सुलोचना के दिल पर गहरे निशान छोड़ती रहीं। हर बार वह चुप रह जातीं, बच्चों की मुस्कुराहट देखकर अपने आंसू पी जातीं, पर धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि वह बेटी की नज़रों में माँ नहीं, सिर्फ एटीएम मशीन बनकर रह गई हैं। कई महीनों से यह खींचतान चल रही थी, कभी बच्चों की फीस, कभी त्योहार का खर्च, तो कभी ईएमआई। हर बार सुलोचना जी का पर्स ही खुलता। हर बार वे मन ही मन सोचतीं, बस यही आखिरी बार है, इसके बाद शायद समझेंगे। लेकिन ऐसा कभी ना हुआ। उस शाम हालात अपने चरम पर पहुंच गए। सुलोचना जी ने हिम्मत जुटाई और बेटी दामाद को इस बार सख्ती से कहा, अब मैं तुम्हारी ईएमआई नहीं भर सकती। मेरी भी अपनी ज़रूरतें हैं। मेरी उम्र दवाइयों और आराम की मांग करती है, न कि लगातार बोझ ढोने की। शब्द शांत थे, मगर जैसे ही हवा में तैरकर कमरे तक पहुंचे, सनाया का चेहरा लाल पड़ गया। क्या कह रही हैं आप माँ? आप सोच भी कैसे सकती हैं कि हमें बीच रास्ते छोड़ देंगी? आपके पास और कौन सा बोझ है? सौरभ ने भी समर्थन किया। माँ जी, यह घर आपने लिया है, पर अब इसे चलाना आपकी ही जिम्मेदारी है। हम अपनी कमाई से कैसे इतना सब भरें? सुलोचना जी का दिल बैठने लगा, पर उन्होंने दृढ़ता से जवाब दिया, सौरभ, यह घर मैंने खरीदा है, मेरी जमा पूंजी और मेरी ईएमआई पर खड़ा है। अब वक़्त है कि तुम दोनों इसे संभालो। मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मेरी ताकत खत्म हो रही है। लेकिन यह सुनते ही सनाया आग बबूला हो उठी। बस,
बहुत हो गया माँ, आपको पैसों का हिसाब देने की जरूरत नहीं। अगर आज ईएमआई नहीं भरी तो समझ लीजिए इस घर में आपकी कोई इज्जत नहीं बचेगी। यह कहते हुए उसने झटके से माँ का हाथ पकड़ा और दरवाजे की ओर धक्का दे दिया। सुलोचना लड़खड़ा कर गिरी, माथा चौखट से टकराया और खून की हल्की बूंद उनके झुर्रियों वाले चेहरे पर बह निकली। बच्चे सहमकर रो पड़े। सौरभ खड़ा रहा, पर कुछ बोला नहीं। उसकी चुप्पी ने सुलोचना को बेटी के धक्के से भी गहरा जख्म दिया। जमीन पर बैठी बैठी उन्होंने धीरे से कहा, धन्य हो बेटा, आज समझ आ गया कि तुम्हें मेरी ममता नहीं, सिर्फ मेरा पैसा चाहिए। उस पल उनकी आंखें आंसुओं से नहीं, बल्कि जागे हुए आत्मसम्मान से भरी थीं। वे धीमी चाल से उठीं और बिना एक शब्द और कहे अपने पुराने मकान की ओर लौट आईं। सुलोचना जी के मन में जैसे एक भारी पत्थर हट गया हो। सालों तक बेटी और दामाद के कहे पर चुप रहकर खर्च उठाती रहीं, लेकिन अब जब उन्हें साफ दिख गया कि उनके लिए माँ का अस्तित्व सिर्फ पैसों तक सिमटा हुआ है, तो उन्होंने कड़ा निर्णय लिया। सुलोचना जी ने ठान लिया कि अब ममता का बोझ खत्म होना चाहिए। उन्होंने अपने पुराने दोस्त के घर का नंबर खोजा और फोन उठाया। हेलो रीना, मैं सुलोचना हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे अपना फ्लैट बेचना है। रीना राव, जो सुलोचना जी की वकील होने के साथ साथ उनके पारिवारिक दोस्त की बेटी भी थी, वह तुरंत समझ गईं कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। उन्होंने सुलोचना जी की कानूनी मदद के लिए पूरा प्लान बनाया। आंटी, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ। कानूनी रूप से सब कुछ सुरक्षित रहेगा और आपको सबसे अच्छा भाव मिलेगा। सुलोचना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, रीना, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे फैसले का सम्मान हो और कोई मुझे ब्लैकमेल न कर पाए। आप सब संभाल लीजिए। रीना और सुलोचना जी ने मिलकर फ्लैट बेचने की रणनीति बनाई। उन्होंने मार्केट वैल्यू का सही आकलन किया, संभावित खरीदारों से मुलाकात करवाई और कानूनी कागजात पूरी तरह तैयार किया। जब सनाया और सौरभ को पता चला कि सुलोचना जी ने ठान लिया है और फ्लैट बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, तो जैसे उनके भीतर का लालच और अहंकार एक साथ उभर आया। वे हर मुमकिन तरीका आजमाने लगे कि माँ का निर्णय बदल जाए। पहले तो उन्होंने बार बार फोन करके, मैसेज करके समझाने और बहलाने की कोशिश की। माँ, आप ऐसा मत कीजिए, सोचिए हमारे बच्चों का क्या होगा, सोचिए आपकी इज्जत की क्या होगी, लोग क्या कहेंगे। लेकिन जैसे ही सुलोचना जी ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा कि निर्णय अटल है, तो उनके गुस्से की सीमा और बढ़ गई। सौरभ ने धमकी देना शुरू किया, देख लीजिए माँ, अगर आपने फ्लैट बेचा तो आपके नाती नातिन से मिलना भूल जाइए। सनाया ने बच्चों का नाम लेकर भावनात्मक ब्लैकमेल किया, आंसू बहाते हुए कहा, माँ, हमारे बच्चों की खुशी, उनका भविष्य, आप इन्हें हमसे अलग कर देंगी। आप ही हमारी जिंदगी बर्बाद करेंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कि घर का ड्राइवर भी धमकाया कि वह माँ की मदद न करे और किसी को फ्लैट बेचने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी न दे। माहौल इतना तनावपूर्ण और डरावना हो गया कि कई लोग चुप रहने में ही भलाई समझते। लेकिन सुलोचना जी की आंखों में अब डर नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि वर्षों का त्याग, ममता और प्यार अब लालच और अधिकार की नींव पर नहीं टिक सकता। उन्होंने दृढ़ता से कहा, आप लोग जितना चाहें धमकाएं, ब्लैकमेल करें, रोएं, या मेरा फैसला अटल है। ये मेरा अधिकार है, मेरा सम्मान है और इसे कोई नहीं छीन सकता। उनकी आवाज में केवल गुस्सा नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और हिम्मत की शक्ति झलक रही थी। इस बार कोई भी धमकी, कोई भी रोना या दबाव उन्हें नहीं हिला सका। सुलोचना ने ठान लिया था, अब वह केवल अपने सम्मान, अपने निर्णय और अपने लिए जिएंगी, और वह अपने वकील से मिलकर फ्लैट बेचने की प्रक्रिया शुरू करती है। लेकिन इस बार सुलोचना जी का चेहरा कठोर था। वह शांत स्वर में बोली, तुम्हें बच्चों की चिंता है, पर मेरी चिंता किसे है? मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, बदले में मिला सिर्फ अपमान और लालच। अब मैं अपने शेष जीवन को अपमान में नहीं, सम्मान से जीना चाहती हूँ। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज अडिग, बेटी दामाद चाहे कितना भी डराए, इस बार माँ का फैसला अटल था। कुछ ही हफ्तों में सुलोचना जी ने अपने फैसले को अमलीजामा पहनाया। फ्लैट बिक गया। इतने सालों की मेहनत और
त्याग की एक बड़ी राशि उनके हाथ में आ गई। पर अब उनका उद्देश्य केवल धन नहीं, बल्कि अपनी शांति और सम्मान था। पैसे का एक हिस्सा उन्होंने अपने इलाज और आरामदायक जीवन के लिए अलग रखा। अब वे अपने लिए भी जी सकती थीं, बेचैन नहीं, चिंतित नहीं, सिर्फ आत्मसम्मान के साथ। बाकी बचे पैसों से उन्होंने अपने पुश्तैनी घर की मरम्मत करवाई। दीवारें नई चमक लेकर आईं, छत मजबूत हुई और गलियारों में बच्चों की हंसी और यादों की खुशबू फिर से लौट आई। सुलोचना ने सोचा कि अब जो कुछ उनके पास बचा है, उसे वह समाज और बुजुर्गों की भलाई में लगा सकती हैं। एक चैरिटी फंड शुरू किया ताकि अन्य वृद्ध लोग भी सम्मान और सुरक्षा के साथ अपने जीवन के अंतिम दिन बिता सकें। इस बीच बेटी और दामाद बार बार कॉल करने लगे। माँ, प्लीज, ये आपके लिए सही नहीं है। आप हमारी भावनाओं को समझिए, हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन सुलोचना जी ने न तो फोन उठाया, न कोई प्रतिक्रिया दी। उनका दिल अब डर और ब्लैकमेल से मुक्त था। उनके कदम अब केवल अपने सम्मान और स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे थे। वो खिड़की से बाहर देखतीं, ठंडी हवा में अपने बाल बहते हुए महसूस करतीं और मन ही मन मुस्कुरातीं। अब मैं अपनी ममता के लिए जीती नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान और शांति के लिए जी रही हूँ। यही असली आजादी है। कुछ महीनों की थकान और कठिन फैसलों के बाद सुलोचना जी अब अपने जीवन के एक नए अध्याय में कदम रख रही थीं। अपने बचे हुए दिन उन्होंने आत्मसम्मान और शांति के साथ बिताने का निर्णय लिया। रात के सन्नाटे में पुराने लकड़ी के पलंग पर बैठकर उन्होंने अपनी डायरी खोली और धीरे धीरे पन्नों पर लिखा, ममता तब तक खूबसूरत है जब तक उसका आदर हो। जिस ममता को बोझ और अधिकार समझा जाए, वहां त्याग की कोई कीमत नहीं रहती। अब मैं अपनी ममता से नहीं, बल्कि अपने सम्मान और जीवन से जुड़ी हूँ। अब मैं जीने के लिए जीती हूँ, किसी के दबाव और लालच के लिए नहीं। वह खिड़की से बाहर झांकतीं, ठंडी हवा में अपने बाल बहते हुए महसूस करतीं और मन ही मन मुस्कुरातीं। उनके भीतर की थकान और दर्द धीरे धीरे शांति में बदल रहा था। आरव और आन्या कभी कभी आते। उनकी मुस्कान और नटखट हरकतें अब भी उनके जीवन में रंग भर देतीं। लेकिन अब सुलोचना का दिल किसी डर, धमकी या अपमान से बंधा नहीं था। वह जानती थी कि सच्ची स्वतंत्रता और सुख वही है जहां आत्मसम्मान बना रहे। उनकी कहानी समाज के लिए एक संदेश बन गई कि माता-पिता का त्याग तब तक पूजनीय है जब तक उसका आदर हो, और बच्चों की लालच या अधिकार समझकर ममता का शोषण करना गलत है। साथ ही यह भी कि बुजुर्गों को अपनी शक्ति, समझदारी और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का पूरा अधिकार है। सुलोचना जी की मुस्कान अब किसी के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए थी। यही उनका असली विजय और सच्चा सुख था। सुलोचना जी की कहानी केवल एक माँ की नहीं, बल्कि आज के समाज की सच्चाई की दर्पण है। यह हमें याद दिलाती है कि माता-पिता का त्याग कभी फर्ज नहीं होता, बल्कि एक उपहार है। जो बच्चे इसे समझते हैं, वही अपने माता-पिता के असली हकदार होते हैं। आज के समय में चाहे बेटे हों या बेटियां, लालच और स्वार्थ रिश्तों पर भारी पड़ता है। कई बार वही बच्चे जिन्हें माता-पिता ने जीवन भर प्यार और समर्थन दिया, उनके त्याग का फायदा उठाने लगते हैं। लेकिन सुलोचना जी की तरह एक जागरूक और आत्मसम्मानी माँ यह साबित कर सकती है कि खुद का सम्मान और आत्मनिर्भरता सबसे ऊपर है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अपमान और लालच के आगे झुकना जरूरी नहीं, सम्मान और शांति के लिए कदम उठाना ही असली साहस है। सुलोचना जी ने अपनी ममता और त्याग का मूल्य समझा, पर सबसे बड़ा मूल्य उन्होंने अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता को दिया, और यही कहानी का सबसे शक्तिशाली संदेश है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।